2 दिन बाद उसको फांसी होने वाली रहती है और जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद वो बोलता है कि साहब मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। तो सुबोध कहना शुरू करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर कहीं न कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जेलर साहब सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि जो कैदी है उसको 2 दिन के बाद उसको फांसी के फंदे पर झूलना है और कहीं न कहीं वो दुनिया से सदा के लिए 2 दिन के बाद अलविदा हो जाएगा। और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसके पत्नी को ये खबर भेजवाता है कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करो। और ये कहकर एक जी हाँ, तब उसकी जो पूरी दुखद कहानी है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये जो कहानी है आपकी अंतर आत्मा को कपा देगी, आपकी रूह को भी कपा उठेगी। ये कहानी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की है और जहाँ पर 2 दोस्त होते हैं और एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। सुबोध और प्रमोद एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं और एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं ना कहीं एक कंपनी में जॉब भी करने लगते हैं और ज्वाइन करते हैं। और इसी बीच में उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वंदना और वो सुबोध से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, सुबोध को अपना दिल दे बैठती है और दोनों एक का साथ में मिलन जुलन घूमना फिरना हो जाता है और साथ होना लगता है। और सुबोध जब अपना टिफ़िन लेकर जाता था तो उसका टिफ़िन से कहीं ना कहीं वंदना भी खा लेती थी और जब वंदना लेकर आती थी तो उससे सुबोध भी निकाल कर खा लेता था। मतलब ये कहें कि दोनों के बीच दोस्ती काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी और कहीं न कहीं अब औरों को भी नज़र आने लगा था। सुबोध का जो दोस्त था प्रमोद, वो कहता था कि दोस्त मैं चाहता हूँ कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की वंदना से हो जाए। तो कहीं न कहीं अपने गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था और सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूँगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। लेकिन क्योंकि गर्लफ्रेंड वो हमारी है और हम या फिर तुम्हारी उससे बात क्यों करवाएं, कहीं ना कहीं साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उससे तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात से वो प्रमोद जो रहता है काफ़ी नाराज हो जाता है और उसी समय से सुबोध के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। और एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की को मना करने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके साथ हर वो काम करता है जो आमतौर पर लड़की नहीं चाहती है। उस हद तक वो गुजर जाता है और इसके बाद उसकी जो बड़ी ही निर्मल तरीके से गला दबाकर ना सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पर जाके सुला भी देता है और बाद में वहाँ से फरार हो जाता है। और इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फ़ोन करके देता है कि एक लड़की है यहाँ पर पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है। चूँकि उसी समय सुबोध उस रूम पे पहुंचा हुआ था और सुबोध की गिरफ्तारी वहां पर हो जाती है। सुबोध ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कैसे हुआ, आखिर ये जो कृत्य हुआ ये कृत्य को किसने किया, ना कि जो मौके वारदात पे सबूत मिला, क्या सबूत की सब कुछ होता है। और कहीं ना कहीं सबूत के बात पर सारा काम होता है और सुबोध जो होता है वो तमाम तरह की चीज़ें होने लगती है। इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। लड़की के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि इस लड़के के साथ
पहले दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने से के बाद बड़ी ही निर्मम तरीके से इसे गले दबाकर हत्या की गई। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है तो लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया गया तो सब इस बात को लेकर इस लड़के को फांसी का इस डिमांड करने लगता है और जगह जगह पर कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब इस बात के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए और होता भी वही है। समय आने पर सबूत के वेश पर सुबोध को फांसी की सज़ा जज साहब सुना देते हैं और आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी बनाया जाता है और वो भी दोष इतना ही नहीं, फांसी के फंदे तक ही उसको पहुंचा दिया जाता है। 2 दिन होकर उसकी फांसी होने वाली रहती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, सुबोध 2 दिन के बाद तुम्हारी फांसी होने वाली है। फांसी होने के पहले कानून और संविधान भी यही कहता है कि जिसको फांसी होने वाली रहती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान और कानून और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है, साहब मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी। सुबोध कहना शुरू करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात या फिर अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो अंतिम इच्छा थी वो इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब। और वो सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल की सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि जो कैदी है 2 दिन के बाद उसको फांसी के फंदे पे झूलना है और कहीं से दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा। और उसके मन में ये ख्याल आता है, वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता था, वो पत्नी के साथ एक रात रहना चाहता था। अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और उसकी पत्नी को ये खबर भिजवा दिया जाता है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ एक रात रहना चाहता है, उसके साथ एक रात मतलब बिताना चाहता है। उसकी पत्नी वहाँ से घर से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो एक रात कोई बात नहीं, आखिरी है। वो मेरा पति चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो, कानून तो उसको दोषी मान चुकी है और कहीं ना कहीं वो ज़रूर एक इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में, तभी कानून भी उसको दोषी मान चुकी है। तो चलते हैं और अगर पति की इच्छा है तो मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो मैं जाती हूं। इस बात को सोच के पत्नी उसको मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है और इधर उसको आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं और उसको जनरल वार्ड से एक रूम में जेलर के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है। और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पत्नी और पत्नी के बीच क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ है, एक दूसरे से ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं और जहां से उन दोनों के बीच में जो मतलब बातें हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, उसकी साफ साफ सुन पाएँ। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर भी 2 बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिया जाता है। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने के पूर्व जैसे ही अपने पति को देखती है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है और जिसे देखकर पति भी रोना स्टार्ट कर देता है। दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं। दोनों का जब रोने का जब सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया सुबोध, आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तुमने एक कृत्य किया और अगर कृत्य किया तो तुमने किसी से प्रेम अगर किया तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया? बड़े ही सरसरी निगाहों से ये पूछना चाहती थी कि आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर क्या बात हो गई। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसी को तुमने हत्या कर दी। उसका पति सुबोध आभक रह गया और थोड़ी देर चुप रहता और इसके बाद बोलना शुरू करता है
क्योंकि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो या फिर कानून मुझे जिस बात के लिए, कृत्य के लिए मुझे फांसी की सज़ा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी हूँ ही नहीं। मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं है। भारत का कानून है, साक्ष्य और सबूत के बल पर कहीं न कहीं किसी को सज़ा सुनाती है, और इस बात की कहीं न कहीं जितना भी एविडेंस है, जितना भी सबूत है, जितना भी साक्ष्य है, वो हमारे अगेंस्ट मिला है। इस वजह से हमें फांसी की सज़ा सुनाई है। तो आखिर क्या बात है, तुम ये बात बताओ। उसकी पत्नी ये पूछती है कि इधर इन दोनों के बीच जो भी बातें हो रही है, वो बातचीत चल रहा होता है, ये सब साफ साफ जेलर साहब के साथ साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। और सुबोध जब बोलना शुरू करता है कि हमारी कंपनी में जहाँ की हम और प्रमोद दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है, और वंदना से हमारी दोस्ती हो जाती है। इतना ही, हमारा टिफ़िन खा लेती थी और उसका टिफ़िन हम खा लेते थे। यही एक दोस्ती थी हम लोगों के बीच, और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं था। तो ये जो सुबोध होता है अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी पूछती है कि इसके बाद क्या हुआ था, कहानी बताना शुरू करता है। इसके बाद वंदना इससे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम में जाना चाहते थे, नाश्ता करना चाहते थे, खाना खाना चाहते थे, और हम भी उस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। और प्रमोद भी पहले से उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है, और हम बाज़ार सब्जी के लिए गए थे। और इसी बीच प्रमोद उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तब तक वंदना का मृत शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ रहता है, और वहाँ से प्रमोद फरार रहता है। मैं कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पे आ जाती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, क्योंकि मौके वारदात पर वंदना का डेड बॉडी मिला था। और इस बात को लेकर न्यायालय, साक्ष्य, कानून का सब हमारे अगेंस्ट होता है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कहा गया कि कब कब के रोने लगता है, और उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं, और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर था वो बॉडीगार्ड खड़े थे, उनकी इस बात को सुनकर वो भी रोने लगते हैं। और जेलर साहब अपने जो ऑफिस में ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, उनको काने तक जो आवाज़ जा रही होती है, बातों को सुनने के बाद कहीं न कहीं वही जेलर साहब की आंखों में भी आंसू आ जाता है, और जेलर साहब को माहौल जो होता है कहीं न कहीं गम में बदल जाता है। सुबोध आगे अपनी कहानी को और भी बताता है। भारत का कानून अंधा होता है, और ये अंधा कानून जो है वो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, और साक्ष्य और सबूतों जो मौके वारदात पर मिली उस बेस पर हमें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर से होगा। जाओ, तुम्हारे जो 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना, और कहीं न कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चे से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो आने वाले समय में कहीं न कहीं कानून शासन और प्रशासन पर उन दोनों बच्चों का मासूम जो है भरोसा करते हैं ख़त्म हो जाएगा। और ये बोल के सुबोध फिर से रोने लगता है, और उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमगीन हो गया था। सब लोग रो रहे होते हैं, बॉडीगार्ड के साथ साथ जेलर साहब भी, जितने भी स्टाफ थे, कमी थे, सब लोग रो रहे थे। और इस घटना को देख के जाते समय पति को देखता है, और पति अपने पत्नी को, मतलब सुबोध अपनी पत्नी को देखता है, और उस पत्नी सुबोध को देखते रहता है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते हैं, और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो फिर से उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है, और ना सिर्फ पहुंचती है बल्कि उसके पैरों पर गिर जाती है और कहती है, पतिदेव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कि एक 2 मिनट और आपके साथ रह जाऊँ। इस बात की अनुमति देते हैं, और 1-2 मिनट बात बिताती है, और उसके साथ इसके बाद फिर से जाना प्रारंभ करती है। इसके बाद बोलती है
आपका और मेरा ये आखिरी मिलन है, मैं जा रही हूँ। पत्नी अपने आप चली जाती है और इसी बीच में जितने भी लोग होते हैं, इस बात की चर्चा कहीं न कहीं कान प्रारंभ हो जाती है कि आखिर ये निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पर भारत की कानून, भारत का संविधान पहुँचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है और इस बीच जेलर उस पूरे वॉइस रिकॉर्ड को दोबारा सुनता है तो उसके मन में अचानक ये ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है और कानून और संविधान कहीं भी आज एक निर्दोष को फंसा देगी। 2 दिन के बाद सुबोध को फांसी हो जाएगा तो फिर कुछ करना चाहिए। अगर हम पूरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाएँ तो फिर मेरे रहने और नहीं रहने पर कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज हमारे आँख के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा। अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई तरह के भूतपूर्व जज भी वहां पर पहुंचे हुए होते हैं और इस बात की चर्चा का वो शुरू कर देते हैं और जो जेलर होते हैं उस वॉइस रिकॉर्डर को वहां पर चलाते हैं और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर भारत का कानून क्या करने जा रही है। इस बात का निर्णय लेता है कि आखिर सही में दोष जो है उसका दोष प्रमोद है, तो फिर सुबोध को फांसी क्यों। इस बात की चर्चा वहाँ पर होने लगती है और सब लोग इस बात का डिसाइड करते हैं कि अब सुबोध को रोका जाए और प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुँचाया जाए। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध को घर जाती है कि तुम्हारे पति को बेइज्जत रिहा किया गया है और इस बात को सुनकर उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पर और भारत के फिर जो वो दोबारा से भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और था और सच्चाई ये था कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था नहीं। क्यों सुबोध ने, अब क्योंकि परसों फांसी होने वाली थी और सुबोध जो इधर से जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पुलिस अपना काम शुरू कर देती है और जाकर प्रमोद को पकड़ लेती है। प्रमोद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय प्रमोद को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोग का विश्वास और फिर से भरोसा फिर से हो जाता है और भारत के न्यायिक प्रक्रिया संविधान और कानून पे हो रहा होता है। अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और बाइज्जत सुबोध को रिहा किया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला। अगर आप अपने भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेके हम आप लोगों से क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और ज़रूर बताएं कि ऐसा भी होता है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया, भारत का संविधान, भारत का कानून क्या एक निर्दोषी को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाती है? अगर एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है तो क्या ये आम आदमी के लिए सही है या नहीं है? इस पूरे प्रक्रम को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप सभी लोगों को हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।